हेलो एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम नीतू कर्मकार और आज का जो टॉपिक है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? बेसिकली जो जनरेशन टू जनरेशन जो डिजीज पास होता है उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। मतलब जो कि पेरेंट्स में जो डिसऑर्डर है यानी डिजीज है वो बच्चे में पास हो सकता है, वो होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर जनरली टू टाइप का होता है। एक तो होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है? ये जो है क्वालिटेटिव होता है एंड ये क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है। मतलब ये जो होता है क्वालिटी में चेंज होता है। क्रोमोसोम हम क्या जानते हैं कि सेल, एक ह्यूमन सेल की अगर बात करें तो एक ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसमें से 23 पेयर में से 22 पेयर जो है वो ऑटोसोमल होता है एंड 1 पेयर सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम होता है जो एक्स एंड वाई होता है। ठीक है। और ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में क्वालिटी में तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि नंबर में चेंज आ जाता है। इसमें डिसऑर्डर होने के बाद भी 23 पेयर क्रोमोसोम ही रहता है। उसमें भले कोई क्रोमोसोम खराब हो गया, कोई मतलब खराब ही होगा, बेसिकली खराब होगा वो क्रोमोसोम्स, तो इसमें डिसऑर्डर होगा, लेकिन नंबर सेम रहेगा 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जबकि इस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है कि क्वांटिटी में चेंज आ जाने के बाद, जैसे कि 22 पेयर की जगह अगर 23 पेयर, मतलब 23 पेयर की जगह अगर 24 आ गया, 26 आ गया पेयर, तो वैसे कंडीशन में जो है क्रोमोसोम में जो डिजीज होता है उसको हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। तो पहले जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम देखते हैं। उसमें कितना कैटेगरी है? टू कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है ऑटोसोमल एंड दूसरा है सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम। पाया जाता है मेंडेलियन डिसऑर्डर में, जिसमें कि ऑटोसोमल हम किसको बोलते हैं कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो सेल के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, उसमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? ऑटोसोमल होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और इसमें क्या होता है? 1 पेयर होता है, जिसमें क्या होता है? एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। यही होता है। फीमेल के लिए डबल एक्स एंड मेल के लिए एक्स एंड वाई, ये होता है सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम। ऑटोसोमल ये जो है सेक्स लिंक्ड समझ में आ गया। अब जो है ये डोमिनेंट होता है, कुछ डिजीज जो डोमिनेंट होता है, कुछ जो है रिसेसिव होता है। ये डोमिनेंट एंड रिसेसिव समझने के लिए पेडिग्री एनालिसिस को समझना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ बहुत लार्ज हो जाएगा, इसीलिए अगर आप इसको डीपली जानना चाहते हैं तो पहले पेडिग्री एनालिसिस को देख लें। इसमें डोमिनेंट वो होता है जो जिसमें कि एक क्रोमोसोम में भी अगर डिजीज है तो बच्चे में डिजीज होगा। जबकि रिसेसिव में क्या होता है? रिसेसिव में जब तक दो क्रोमोसोम में, जो एक मदर से एक फादर से, दोनों क्रोमोसोम में जब तक डिजीज ना हो तब तक रिसेसिव वाले डिजीज में, रिसेसिव वाले जो जितने भी डिजीज होते हैं जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, फिर है फिनाइलक्यूटिनेरिया, फिर थैलीसीमिया, ये सब डिजीज जो है रिसेसिव है। ऑटोसोमल का रिसेसिव मतलब ऐसे डिजीज में क्या होता है? मदर से आने वाला क्रोमोसोम और फादर से आने वाले क्रोमोसोम दोनों में डिजीज होना चाहिए, तभी किसी बच्चे को डिजीज हो सकता है। जबकि डोमिनेंट में अगर मदर और फादर में से कोई एक भी अगर डिजीज वाले हैं तो उसमें से अगर वो डिजीज वाला क्रोमोसोम मदर से आए चाहे फादर से आए, अगर आ गया तो बच्चे में डिजीज होगा, वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। ऐसे ही से इसमें भी होता है कि डोमिनेंट वाले में किसी एक क्रोमोसोम में डिजीज हो जाने से बच्चे में डिजीज हो जाता है, जबकि रिसेसिव में पेरेंट्स के दोनों में, मतलब मदर एंड फादर दोनों के क्रोमोसोम में डिजीज होना चाहिए, जो कि बच्चे में आएगा डिजीज वाला एक क्रोमोसोम, तभी डिजीज हो सकता है। तो सबसे पहले हम ऑटोसोमल का देख लेते हैं, चूंकि डोमिनेंट बुक में जो है एनसीईआरटी बुक में जो भी इम्पोर्टेंट डिजीज था, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलक्यूटिनेरिया, थैलीसीमिया, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, यही इंपॉर्टेंट डिजीज था जिसको हमें पढ़ना है। इस आउट ऑफ सिलेबस तो पढ़ना वेस्ट ही होगा अभी फिलहाल के लिए, तो इसीलिए जो डिजीज था वो किसके अंदर आता है उसके साथ हम पढ़ेंगे इसको। एक्स्ट्रा जो है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, ये सब का डिजीज नहीं दिया हुआ, इसलिए हम उसको आज नहीं पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव में पहला जो डिजीज है वो है सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलक्यूटिनेरिया एंड थैलीसीमिया, ये तीनों डिजीज आता है ऑटोसोमल रिसेसिव में। तो ऑटोसोमल में पेरेंट्स से इसमें क्या होता है? अगर दो क्रोमोसोम है, एक मदर से है, ये है फीमेल, ये है मेल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जो बच्चे बनेंगे, चाहे वो मेल बने या फीमेल बने, चाहे कुछ भी बने, इसमें
इसमें फिक्स नहीं होता है कि जैसे सेक्स लिंक में क्या होता है, अगर मदर एक्स है, फादर XY है, अगर बच्ची जो अगर चाइल्ड जो है वो फीमेल है और एक चाइल्ड मेल है, तो ये 100% होता है कि एक तो फीमेल के पास एक्स है तो वो एक्स ही देगी, मेल को भी फीमेल को भी। लेकिन जो चाइल्ड फीमेल है वो उसको जो है उसके फादर से हमेशा ही वाई क्रोमोसोम ही मिलेगा, ये फिक्स होता है कि फीमेल को एक्स क्रोमोसोम मिलेगा, फीमेल को जो है एक्स फादर से एक्स क्रोमोसोम ही मिलेगा, ये 100% जो है प्योर है, ये होगा ही। लेकिन मेल के लिए फादर वाई क्रोमोसोम ही देगा, तभी वो मेल बच्चा बन सकता है। तो ये फिक्स होता है कि सेक्स लिंक के केस में कि क्रोमोसोम कौन सा, फीमेल अगर बच्चा हुआ तो कौन सा क्रोमोसोम जाएगा, अगर मेल बच्चा हुआ तो कौन सा जाएगा। लेकिन ऑटोसोमल के केस में क्या होता है कि चाहे बच्चा मेल हो या फीमेल हो, कोई भी क्रोमोसोम, चाहे ये क्रोमोसोम भी यहाँ आ सकता है, फीमेल अगर बच्चा हो, मान लीजिए ये फीमेल बच्चा है और ये मेल बच्चा है, ठीक है, तो फादर से जो है मदर से एक क्रोमोसोम ये आया और फादर से एक ये भी आ सकता है, इसमें ये भी आ सकता है। इसी तरह ये अगर मेल बना है तो कोई जरूरी नहीं है कि मेल का कोई एक्स और वाई तो यहाँ है नहीं। ऑटोसोमल में क्या होता है कि क्रोमोसोम का दोनों जो पेयर होता है उसमें से कोई भी किसी में जा सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है। इसीलिए ऑटोसोमल का क्रोमोसोम कैसे बाइंड, मतलब कैसे चाइल्ड में था, वो हम यहाँ देख लिए। अब हम देखेंगे डिजीज में कि डिजीज कैसा होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव का पहला डिजीज है सिकल सेल एनीमिया, जिसको हम यहाँ डिफाइन किए, ये वाला, ये इसके नीचे भले ही है लेकिन वो नहीं है, जो कि पहले इसको हम क्लियर कर देंगे ये तीनों को, देन हम इसमें आएंगे फिर इसमें आएंगे। पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं ये तीनों को। ये पहला है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि पहले ये डिजीज को समझ लेते हैं कि ये डिजीज होता क्या है। सिकल सेल एनीमिया में ब्लड का जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, जो कि क्या राउंड शेप, लगभग राउंड शेप का होता है, जो कि ऑक्सीजन सप्लाई का काम करता है, वही होता है। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसका, जिसमें वो राउंड शेप का रहता है और इसमें एमिनो एसिड का चेन लगा हुआ रहता है। ये है प्रोटीन चेन। जब एमिनो एसिड ऐसे इस तरह से अरेंज होता है तो ये एक प्रोटीन चेन होता है। तो इस टाइप से 4 चेन जो है इसके अंदर Fe ग्रुप रहता है और उसमें से 4 चेन जो है वो प्रोटीन का जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस वाले चेन का जो है यहाँ जो है 2 अल्फा एंड 2 बीटा ग्रुप होता है, जिसमें से यहाँ की 6th वाले अमीनो एसिड जो होता है, 6th वाले अमीनो एसिड, और ये भी क्वेश्चन में आता है कि कौन सा अमीनो एसिड में चेंज होता है। ये राउंड क्या है, ये राउंड क्या है, ये अमीनो एसिड है। चूंकि ये जुड़े हुए हैं तो ये क्या है, प्रोटीन चेन है, ठीक है। तो ये प्रोटीन चेन है, इसमें से 6th वाला जो बीट्स है, 6th वाला जो अमीनो एसिड है उसमें म्यूटेशन आ जाता है, उसमें चेंजिंग आ जाता है। और कौन सा म्यूटेशन आता है, इसमें आता है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, जो कि हम देखते हैं कि जब हम अमीनो एसिड को कोड कैसे करते हैं, ये मान लीजिए आरएनए है, mRNA, इसमें से ATGAGAT ऐसे कुछ दिया हुआ है mRNA, जिसमें हम अमीनो एसिड को कोड करने के लिए क्या करते हैं, 3 को कोड करते हैं। तो ये 3 हुआ, फिर आगे चलेगा और 3 को कोड करते, मतलब 3 जो नाइट्रोजनस बेस है उसको लेकर एक अमीनो एसिड बनता है। एक अमीनो एसिड बनने के लिए 3 नाइट्रोजनस बेस चाहिए। तो ये जो यहाँ जो अमीनो एसिड है, ये वाला अमीनो एसिड का नाम है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। ये अमीनो एसिड है ग्लूटामिक अमीनो एसिड, जो किस वाले कोड से बना है, ये वाले कोड से, GAG, 3 नाइट्रोजनस मिलकर एक अमीनो एसिड बनाता है और वो 3 वाला नाइट्रोजनस बेस क्या है, GAG। ये तीनों मिलकर ग्लूटामिक एसिड बनाता था नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। इसमें पॉइंट म्यूटेशन आया, दैट मीन्स पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, किसी एक को रिप्लेस करके उसका जगह ले लेना, किसी को एक हटा देना और उसकी जगह पर आ जाना, वो था पॉइंट म्यूटेशन। तो ये पॉइंट म्यूटेशन में क्या हुआ, ए जो है वो चला गया, उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे, यू से, ठीक है। ए की जगह यू आ गया, बाकी तो सारा सेम है, जी, ठीक है। GAG के जगह GUG आ गया, तो बनने वाला एमिनो एसिड भी तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर एक फिक्स होता है कि कौन सा एमिनो एसिड जो है किससे बनेगा, कौन सा कोड से
कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, वो जेनेटिक कोड में अच्छे से एक चार्ट बना हुआ रहता है, जिसमें से जो बुक में भी दिया हुआ है। जो कौन, तो इससे क्या बनता है, GAG से ये बनता है ग्लूटामिक एमिनो एसिड, और म्यूटेशन होता है पॉइंट म्यूटेशन होता है, और ये GAG के जगह GUG ले लेता है, जिसके कारण ये चेंजिंग के कारण ये जो ग्लूटामिक एसिड है, अमीनो एसिड है, वो चेंज हो जाता है वैलेनिन में। मतलब यहाँ बनना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड और बन गया वैलेनिन एसिड, अमीनो एसिड। तो अगर आपको जाना था अपने घर और आप चले गए अपने फ्रेंड के घर, तो ये कितना बड़ा चेंजिंग हुआ। तो ये चेंजिंग क्या, ये राइट है, जहाँ आपको जाना चाहिए तो वहाँ आप गए ही नहीं, तो ये क्या हुआ, खराब चेंजिंग हुआ। क्योंकि ये इसको बनना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड, नीड है इसको ग्लूटामिक एसिड का, और बन रहा है वैलिन एसिड। तो वैलिन एसिड, तो इससे क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा चेंजिंग आ रहा है, जो कि RBC लगभग ओवल शेप का होता है, राउंड वाले ओवल शेप का होता है। लेकिन इस चेंजिंग के कारण क्या हो रहा है, ये जो सर्कुलर लगभग ओवल शेप का था, वो अब सिकल शेप का होता है। ऐसे शेप को हम बोलते हैं सिकल शेप। सिकल शेप का हो जाने के कारण, तो इससे क्या हो गया, अगर ये ऐसा हो गया तो क्या हो गया बड़ा चेंजिंग, इससे हम लोगों को क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट इससे ये पड़ता है कि मान लीजिए ये वेन है, ये वेन से, तो ये जो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, तो ये क्या करेगा, जा रहा है और इस तरह से ये फंसते जाएगा यहाँ, इस तरह से यहाँ ट्रैफिक जाम की तरह अगर लग जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, इस टाइप से इधर प्रेशर बढ़ेगा मस्कुलर टिश्यू में, एंड ये मस्कुलर टिश्यू प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ये डैमेज हो जाएगा, हो सकता है यहाँ फट जाए या फिर कुछ ऐसा डिजीज हो जाए जो कि वेन से रिलेटेड हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, जिसमें क्या होता है कि 6 एमिनो एसिड में चेंज आ जाने के कारण एमिनो एसिड जो है वो दूसरा बनता है, और ये राउंड ओवल शेप ना बनकर सिकल शेप बनता है, जिसके कारण कि क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई में परेशानी आता है। अगर ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा से नहीं होगा तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो मतलब ऑक्सीजन सप्लाई की कमी के कारण होने वाले सारे डिजीज इससे हो सकते हैं, सिकल सेल से, और वेन से रिलेटेड भी हो सकते हैं डिजीज। तो सिकल सेल एनीमिया तो ये है, लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव इसका क्या लिंक है, उसका भी एक लिंक है, वो हम देखते हैं कैसे। ये है फादर का, ये है मदर का, ये है ऑटोसोमल कोई भी क्रोमोसोम, इसको हम 2 क्रोमोसोम लेते हैं, इसके पास 2 क्रोमोसोम है, इसके पास 2 क्रोमोसोम है। ठीक है, अगर और किसी फादर को सिकल सेल एनीमिया डिजीज है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन के, चाहे वो डॉटर हो या फिर सन हो, ठीक है, डॉटर हो चाहे वो सन हो, अगर मदर को नहीं है तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये रिसेसिव वाला है, तो क्या करेगा, इसको दो क्रोमोसोम चाहिए डिजीज होने के लिए, 2 क्रोमोसोम चाहिए डिजीज होने के लिए, एक क्रोमोसोम जो है डिजीज नहीं कर पाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ फादर को है तो वो तो एक ही क्रोमोसोम देगा, किसी को भी 2 एक ही देगा, लेकिन मदर से तो एक नॉर्मल आ जाएगा, ये है डिजीज वाला, ये तो मदर से नॉर्मल वाला आ गया। तो क्या हो जाएगा, ये जो डॉटर जो है, ये जो डॉटर है और ये सन जो है, डॉटर के केस में क्या होगा, मदर का जो एक क्रोमोसोम है वो तो यहाँ आ जाएगा नॉर्मल वाला, तो ये क्या होगा, डिजीज इसको नहीं होगा। फिर एक डॉटर है, इसको भी डिजीज नहीं होगा, इसको भी डिजीज नहीं होगा, एंड इसको भी डिजीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों को डिजीज होना चाहिए, तभी जाके इसको डिजीज हो सकता है रिसेसिव के केस में। तो ऑटोसोमल से किस टाइप से ये नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, वो है वो कि अगर सिर्फ फादर को, अगर मदर को भी होता तब तो मदर से भी एक क्रोमोसोम डिजीज वाला आता है, एक डिजीज वाला आता है, एक डिजीज वाला आता है, एक डिजीज वाला, तब तो दोनों क्रोमोसोम अगर डिजीज वाला है बच्चे में, तब तो सबको डिजीज होगा। पहले नहीं हो रहा था, अब जो है सबको डिजीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ऑटोसोमल क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है, जबकि सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम में हम देखेंगे कि वो उसका पास होने का तरीका अलग होता है। वो एक्स एंड वाई के साथ मेल एंड फीमेल में
जो है डिफरेंस होता है कि एक ही भले ही फादर को जो है कोई डिजीज है, लेकिन वो हो सकता है सन में पास करे, डॉटर में पास ना करे, उस टाइप से होता है। लेकिन ऑटोसोमल में ऐसा नहीं होता, वो किसी को भी पास कर सकता है, किसी को भी डिजीज दे सकता है, वो मेल या फीमेल में डिफ्रेंसिएशन नहीं करता है। तो ये होता है सिकल सेल एनीमिया। ये हो चुका है कंप्लीट। अब हम आते हैं, ये हो गया कंप्लीट। अब आते हैं फिनाइलक्यूटिनेरिया में। ये भी एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर ही है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है, इफेक्टेड ऑन एंजाइम, ये एंजाइम को इफेक्ट करता है। इसमें क्या हो रहा था, एमिनो एसिड को चेंज करने के कारण आरबीसी के शेप में चेंज आ रहा था। और ऐसे ही फिनाइलक्यूटिनेरिया में क्या होता है, एंजाइम इफेक्टेड होता है। एंजाइम के इफेक्ट होने से क्या होता है, ये जो एंजाइम बॉडी में कोई भी वर्क करने के लिए एंजाइम, प्रोटीन, ये सब तो चाहिए बॉडी को। तो जब फिनाइल एलेनिन जो है होना चाहिए, बॉडी को नीड है फिनाइल एलेनिन का, और उस जगह में म्यूटेशन के कारण बन रहा है टायरोसिन। ठीक है, फिनाइल एलेनिन की जगह टायरोसिन एंजाइम बन रहा है। वही केस है कि आपको जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गए, तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर फिनाइल एलेनाइन बनना चाहिए था और टायरोसिन बन गया एंजाइम, इसके कारण क्या होता है कि एज रिजल्ट क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है एंड किडनी प्रॉब्लम होता है। मतलब स्ट्रेस ज़्यादा होता है और किडनी में प्रॉब्लम क्या होता है कि अब्जॉर्प्शन कम होने लगता है। हम जानते हैं क्या करता है, फिल्टर करता है किडनी। क्या फिल्टर करता है, वो जो न्यूट्रिशंस होता है उसको अब्जॉर्ब करता है, जो पॉइजनस या टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसको निकालता है। लेकिन किडनी जो प्रॉपर काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा इससे कि अच्छे सब्सटेंसेस भी बॉडी के बाहर निकलेंगे, जिससे कि वीकनेस भी होगा। जो ब्रेन को चाहिए प्रॉपर अमाउंट में सारा न्यूट्रिशंस और वाटर, ऑक्सीजन, ये सब नहीं मिल पाएगा। तो फिनाइलक्यूटिनेरिया, इसमें क्या होता है, फिनाइलक्यूटिनेरिया में जो है एंजाइम के चेंजिंग हो जाने के कारण फंक्शन में चेंज आता है, जिसके कारण मेंटल रिटार्डेशन एंड किडनी का प्रॉब्लम होता है। तो इसमें बस इतना ही, एंजाइम में क्या क्या कैसे होता है वो थोड़े मैटर करता है, वो ये मैटर कर रहा है कि हो क्या रहा है, तो इसमें एंजाइमेटिक चेंजिंग आ रहा है। बाकी है थैलेसीमिया। ठीक है, इसमें हम देखते हैं ये 2 टाइप का होता है। तो इस थैलेसीमिया का 2 टाइप होता है। एक तो होता है अल्फा थैलेसीमिया, जिसमें क्रोमोसोम नंबर 16 में जो है वो चेंजिंग आता है, इफेक्टेड होता है क्रोमोसोम नंबर 16 में। जैसे कि पेयर होता है 1 2 3 4 5 6, इसमें क्रोमोसोम नंबर 16 इफेक्टेड होता है। और बीटा थैलेसीमिया में जो होता है क्रोमोसोम नंबर 11 इफेक्टेड होता है। इसको उतना डीप पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें बस ऐसे भी बुक में भी ज़्यादा दिया हुआ नहीं है, तो इसको हम उतना डीप नहीं पढ़ते। बस इतना जानते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 16 में इफेक्टेड होता है, और इसमें बीटा थैलेसीमिया में क्रोमोसोम नंबर 11 इफेक्टेड होता है। और ये थैलेसीमिया होता क्या है, थैलेसीमिया डिजीज हो जाए, अच्छा क्रोमोसोम में चेंजिंग आया तो बेसिक सा बात है कि क्रोमोसोम चेंजिंग अगर आ गया, क्रोमोसोम का क्वालिटी चेंज हो गया, तो जीन चेंजिंग होगा। जीन चेंजिंग होने से क्या होगा कि जो एमिनो एसिड बनेगा वो एमिनो एसिड चेंज होगा। एमिनो एसिड चेंज होने से प्रोटीन का जो चेन का जो है, अगर मान ले कि व्हाइट बीड्स वाले जो एक हार है, उसमें से कोई आप एक पिंक कलर का बीड्स डाल दे तो वो अजीब लगेगा दिखने में। तो उसी टाइप से अगर एमिनो एसिड एक भी जीन चेंज हो रहा है, क्रोमोसोम में चेंजिंग आ रहा है, क्रोमोसोम नंबर 16 है, क्रोमोसोम नंबर 11 में, तो उसमें जीन चेंजिंग आएगा, एमिनो एसिड चेंज आएगा। एमिनो एसिड के चेंजिंग से क्या होगा, प्रोटीन जो बनेगा वो चेंजिंग होगा, इफेक्टेड बनेगा, मतलब खराब प्रोटीन बनेगा, जिसके कारण डिजीज होगा। कौन सा डिजीज होगा, थैलेसीमिया हो जाने से क्या हो जाता है, थैलेसीमिया हो जाने से हीमोग्लोबिन जो बन रहा है बॉडी में वो घट जाता है, मतलब इफेक्टेड हो जाता है। जो हेमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, बॉडी में ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ले जाके आता है बॉडी में, तो वो क्या करता है, उसको ही रोक रहा है। अगर वो एजेंट को ही रोक रहा है, एजेंट की तरह बिहेव करता है आरबीसी, तो वो अगर आरबीसी के रिलीज में ही फर्क पड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना भी ऑक्सीजन से रिलेटेड बॉडी में प्रॉब्लम होना चाहिए वो सब होगा। जैसे हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है, और स्किन का भी
प्रॉब्लम होगा, किडनी का भी प्रॉब्लम होगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि बेसिकली थैलेसीमिया से क्या होता है, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो है आरबीसी को रिलीज कर, मतलब आरबीसी को बनने देने के लिए ये रोक देता है, आरबीसी बनने से ये रोकता है। हाँ, ये होगा थैलेसीमिया। तो ये होता है ऑटोसोमल रिसेसिव का तीनों डिजीज कंप्लीट हो गया। अब जो है हम देखेंगे सेक्स लिंक्ड का रिसेसिव हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंड। नेक्स्ट अब उसको देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सेक्स लिंक्ड यानी एक्स लिंक्ड, ठीक है। सेक्स लिंक्ड में हालांकि वाई भी होता है, वाई लिंक्ड डिसऑर्डर भी होता है, लेकिन हमको सिर्फ पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्स लिंक्ड वाला। तो ये दोनों जो होता है वो होता है हेमोफीलिया कलर एंड क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस। ये दोनों डिजीज जो है वो एक ही टाइप से अपने नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। पहले हम दोनों डिजीज को देख लेते हैं कि ये क्या क्या होता है, देन हम देखेंगे कि ये पेरेंट्स से कैसे जाता है अपने चाइल्ड में, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। हमको यही देखना है कि ये कैसे जाता है, डिसऑर्डर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाता है। ये नहीं देखना है उतना डीपली कि ये डिजीज क्या होता है, कहाँ से आया, क्यों आया, वो सब उतना नहीं देखना। हमें ये देखना है जेनेटिक डिसऑर्डर में कि ये पास कैसा होता है। हालांकि इंट्रोडक्शन इतना तो जानना चाहिए कि हीमोफीलिया होता क्या है। हीमोफीलिया जो है वो एक ऐसा ब्लड रिलेटेड डिजीज है जो कि जब कट लग जाता है, जब हाथ या पैर या बॉडी का कोई भी पार्ट अगर कट रहा है और उससे ब्लड जो रिलीज हो रहा है, ब्लड जो बाहर निकलता है, तो उसमें क्या होता है, रुकता नहीं वो ब्लड का जो फ्लो है वो रुकता नहीं। हम दैट मीन्स ये बोल सकते हैं कि ब्लड का थक्का नहीं जमता है, तो वो होता है हीमोफीलिया डिजीज। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, जिसके कारण कई इंसान जो है वो मर जाते हैं। तो ये क्या होता है, ब्लड से रिलेटेड बीमारी होता है जिसमें कि फाइब्रोसिन कम जाता है, मतलब वो सब जो ये होता है चीज़ें होते हैं जो कि ब्लड को थक्का जमाने में हेल्प करता है, वो सब घट जाता है ब्लड में, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड का फ्लो रुक नहीं पाता है और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। और कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, एक इंसान डिफरेंस ही नहीं कर पाता है कि कलर कौन सा है कौन सा नहीं है, जिसके कारण जैसे कि अगर आप मान ले कि कोई ट्रैफिक सिग्नल में वो ग्रीन और रेड के बीच में जो है डिफरेंस ही नहीं कर पा रहा है, जब उसको चलना चाहिए तब वो रुक रहा है, जब रुकना चाहिए तब वो चल रहा है, तो एक्सीडेंट होगा उसका। तो कलर ब्लाइंडनेस में भी एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो किसी भी रीजन से हो, मतलब दोनों ही हार्मफुल है। तो ये देख लिया हम ये दोनों का इंट्रोडक्शन। अब दोनों ही जो है सेक्स लिंक्ड है, दोनों ही रिसेसिव डिजीज है, दोनों ही रिसेसिव डिजीज है, तो ये एक ही तरह पेरेंट्स से जो है चाइल्ड में जाएगा। तो भले ही हम किसी एक डिजीज को ले ले, लेकिन हम जो है दोनों डिजीज जो एक ही टाइप से पास होता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं, एक मेल एक फीमेल। सबसे पहले एक मेल में XY क्रोमोसोम होगा, XY क्रोमोसोम होगा, फीमेल में XX क्रोमोसोम होगा, यही होगा सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम में। और इसमें मान लेते हैं मेल को है कलर ब्लाइंडनेस या फिर हीमोफीलिया, हम यहाँ सिर्फ डिजीज बोलेंगे, वो कोई भी हो सकता है, ये भी क्योंकि दोनों एक ही तरह से पास होता है, इसलिए कोई एक नाम हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो मेल के केस में क्या होता है कि अगर एक एक्स में भी डिजीज है, ये डिजीज के लिए हम यहाँ डॉट बना देते हैं, ये अगर मेल को एक डिजीज है, एक भी एक्स क्रोमोसोम है, उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, अगर उसमें डिजीज है तो उसको डिजीज हो जाएगा। लेकिन फीमेल के केस में चूंकि ये रिसेसिव है, रिसेसिव में क्या होता है कि जब तक 2 क्रोमोसोम डिजीज वाला ना हो तब तक डिजीज नहीं होता है। लेकिन मेल के पास जो है क्यों नहीं होता है रिसेसिव के केस में, जब तक 2 क्रोमोसोम में डिजीज नहीं होता है। तो अगर 2 क्रोमोसोम में डिजीज होगा, मान लेते हैं इसके फीमेल के 1 क्रोमोसोम में अगर डिजीज है, ठीक है, तो एक तो इसके पास नॉर्मल है, एक तो इसके पास नॉर्मल है, जो क्या करेगा इसको रोक देगा, क्योंकि रिसेसिव का केस है, अगर डोमिनेंट का केस रहता तो फिर इसको डिजीज हो जाता। लेकिन ये रिसेसिव के केस में होने के कारण जो इसको डिजीज है वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तो इसको डिजीज देने का कोशिश कर रहा है लेकिन दूसरा रोक रहा है। और जब फाइटिंग बराबरी का हो तब क्या करता है, रिसेसिव के केस में डिजीज फीमेल को नहीं हो पाता है, जबकि मेल में जो है फाइटिंग जो है इसके बराबरी में नहीं है। मान लेते हैं ये कोई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पहलवान टाइप का, और ये क्या बच्चा है, ठीक है, तो इसके बराबरी में ये नहीं है। और एक्स क्रोमोसोम में अगर डिजीज है, एक्स लिंक्ड ही पढ़ रहे हैं, ये एक्स लिंक्ड ही पढ़ रहे हैं, तो अगर एक्स क्रोमोसोम में डिजीज है
चाहे वो हीमोफीलिया हो या कलर ब्लाइंडनेस हो, वाई चाहे कैसा भी हो, नॉर्मल हो नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको डिजीज हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद हम देखेंगे कि मेल जब इसका बच्चा जो आएगा उसको डिजीज कैसे होगा या नहीं होगा। पहला बच्चा फीमेल, ठीक है, एक एक ये वाला आया डिजीज वाला फादर से और मदर से आया नॉर्मल। लेते हैं पहले मदर को नॉर्मल के केस में देखते हैं। फादर को ये डिजीज है और मदर को नहीं है, ये आ गया। अब फादर का अगर यही क्रोमोसोम इस केस से साथ मिला तो ठीक है। अब जो वाई है वो मदर से मिलेगी, ये रहा वाई वाई। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर फादर को डिजीज है, अगर डिजीज जो है वो फादर को है, तब फीमेल जो है यानी कि डॉटर जो वो कैरियर बनेगी। कैरियर मीन्स उसको डिजीज तो नहीं है लेकिन वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज को पास कर देगी। अगर वैसा बना तो हो सकता है, जैसे इसके साथ अगर मान लेते हैं अगर इसको एक मेल के साथ क्रॉस करवाया जाए तो क्या हो जाएगा, फीमेल तो इसका भी कैरियर बनेगी, लेकिन अगर इसको मेल बनाना चाहे तो ये तो फिर अगर एक ये वाला एक क्रोमोसोम के साथ कोई मेल बच्चा बना रहा है तब तो इसको डिजीज हो जाएगा। तो इसी को हम कैरियर बोलते हैं कि जिसमें क्या होगा कि डिजीज पास हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में, लेकिन उसको डिजीज नहीं है। अब इसमें हम देखते हैं इसको भी, ये भी डॉटर है और ये भी कैरियर है। ये क्या है, एक सन है लेकिन नॉर्मल है, ये भी सन है लेकिन नॉर्मल है। ये है जब फादर को डिजीज है तब। अब हम देखेंगे अगर मदर को डिजीज है तब क्या होगा। अब हम फादर को नॉर्मल रखते, ये तो क्या हुआ फर्स्ट केस हुआ। अब हम देखते हैं सेकेंड केस। अगर फादर तो नॉर्मल है लेकिन मदर को डिजीज है तब क्या होगा। तब हम देखते हैं ये रहा एक्स, ये डिजीज वाला आया, ये नॉर्मल आया, ये डिजीज वाला आया, ये आया नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक तो फीमेल को मिल रहा है एक मेल को मिल रहा है डिजीज वाला क्रोमोसोम, जिसमें से फीमेल जो है यानी कि डॉटर बोले तो ये क्या है, डॉटर कैरियर है, लेकिन और एक और डॉटर जो है वो नॉर्मल है। एक सन जो है वो उसको डिजीज है, एक जो सन है वो उसको डिजीज है। ठीक है, उसको डिजीज है, जबकि दूसरा सन जो है वो नॉर्मल है, दूसरा सन नॉर्मल है। अच्छा, इसके पास भी एक एक्स क्रोमोसोम डिजीज वाला है और ये सन के पास भी एक क्रोमोसोम डिजीज वाला है। फिर ये कैरियर, और ये क्यों हुआ उसको डिजीज, इसको डिजीज इसलिए हुआ क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करने वाला एक और एक्स क्रोमोसोम उसके पास नहीं है नॉर्मल वाला, लेकिन इसके पास एक और क्रोमोसोम जो है नॉर्मल है जो फादर से आया जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं एक और थर्ड केस देख लेते हैं। इस तरह से आप कई केस बना सकते हैं, ये लास्ट केस इसको बनाते हैं। अगर फादर जो है वाई क्रोमोसोम मतलब ये नॉर्मल है और फीमेल को जो है दोनों क्रोमोसोम में, अच्छा यहाँ तो दोनों ही क्रोमोसोम में होना चाहिए था, नहीं तो फीमेल को डिजीज होता ही नहीं क्योंकि दोनों क्रोमोसोम में होना चाहिए था डिजीज, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम अगर फीमेल कैरियर होती, यहाँ क्या है फीमेल कैरियर, फीमेल कैरियर के केस में ये है, डिजीज नहीं था इसके मदर को, ये फीमेल कैरियर थी और यहाँ क्या था मेल को डिजीज था, मेल को डिजीज था। ठीक है, यहाँ फीमेल कैरियर थी। अब हम देखेंगे फीमेल को अगर डिजीज हुआ तो, क्योंकि अगर यहाँ दोनों में रहता, दोनों में अगर क्रोमोसोम में डिजीज रहता तभी जाके इसको डिजीज हो पाता। फीमेल को रिसेसिव के केस में डिजीज होने के लिए दोनों क्रोमोसोम में होना चाहिए डिजीज। अब हम देखते हैं इसके केस में क्या होगा। यहाँ एक्स ये डिजीज वाला आ गया, फिर एक और डिजीज वाला आया फादर का एक नॉर्मल, फिर यहाँ आया वाई एक्स वाला, फिर यहाँ एक बनेगा वाई एक्स वाला। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर मदर को डिजीज है, ये कौन सा केस है, अगर मदर को डिजीज है, ठीक है, अगर मदर को डिजीज है तब क्या होगा, अगर मदर को डिजीज है तो डॉटर जो बनेगी वो तो कैरियर बनेगी, डॉटर जो है वो कैरियर बनेगी, लेकिन सन जो है वो डिजीज वाला बनेगा, सन डिजीज वाला बनेगा, सन डिजीज वाला बनेगा। क्यों, क्योंकि मदर जो एक्स क्रोमोसोम दे रही है दोनों ही सन को, वो कैसा दे रही है, वो डिजीज वाला दे रही है और उसको प्रोटेक्ट करने वाला फादर से एक एक्स क्रोमोसोम नहीं जा रहा है, उसमें वाई क्रोमोसोम जा रहा है। इसीलिए अगर मदर को डिजीज होगा, चाहे वो हीमोफीलिया हो या कलर ब्लाइंडनेस हो, अगर मदर को डिजीज हुआ तो सारे के सारे सन को तो डिजीज हो जाएगा लेकिन डॉटर कैरियर रहेगी। जबकि अगर फादर को डिजीज रहा तो जो है
कोई भी बच्चा जो है वो डिजीज तो नहीं होगा, लेकिन जो डॉटर है, जो कि बेटियां हैं, उसको जो है वो कैरियर होगी, लेकिन जो सन है उसको कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल होगा। तो ये है इसका रिसेसिव का केस कि कैसे इसमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। अब हम देखेंगे कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब जो है हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को देखते हैं, जिसमें से क्या है, पहला डाउन सिंड्रोम, दूसरा है क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम, तीसरा है टर्नर सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम है उसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चे होते हैं उसका प्रॉपर ग्रोथ अच्छा से नहीं हो पाता है, उसका स्किन जो वो झुर्रीदार टाइप का होता है, सर बहुत बड़ा होता है, हाथ पैर थोड़ा किसी का छोटा होगा, हो सकता है हाथ बहुत छोटा लगे, पैर बहुत लंबा हो जाए, पेट फुला हुआ हो, इस टाइप का, मतलब देखने में वो अजीब टाइप का लगे, नॉर्मल बच्चे से जो है बहुत अलग लगे देखने में, देख के ही पता चलेगा कि वो बच्चा जो है किसी ना किसी डिजीज से है। लेकिन हम उसको, ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि उसका हेड बड़ा हो जाना, वो जो ब्रीथ करेगा तो वो थोड़ा अजीब टाइप का करता है, तो उस टाइप का सिंड्रोम जो डाउन सिंड्रोम होता है वो क्यों होता है, कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 का एक एडिशनल कॉपी बन जाता है क्रोमोसोम में, जिसके कारण ये सिंड्रोम होता है। अब अगर एक क्रोमोसोम का कॉपी एक्स्ट्रा बन जाए बॉडी में, तो बेसिक सी बात है कि डबल डबल सब कुछ बनेगा, मतलब एक जो है जीन जो एक जगह एक एमिनो एसिड बनना चाहिए था, वो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बना उसमें भी तो डीएनए होगा, जीन होगा, वो सब क्या करेगा, वो जीन फिर अपना एमिनो एसिड प्रोटीन बनाएगा, और जिस चेन में उसको होना चाहिए था, जिस प्रोटीन के चेन में होना चाहिए था, मान लीजिए कि 21 मान लीजिए ऐसा कि 21 एमिनो एसिड का चेन चाहिए था, वहां बन गया 24 25, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिजीज होगा उससे। तो इसी टाइप से मतलब कॉपी ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एडिशनल 21 नंबर क्रोमोसोम में जो है एक्स्ट्रा हो जाने के कारण ये डाउन सिंड्रोम होता है। और ये जो है डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया है, डिस्कवर्ड बाय लैंगडॉन डाउन, उसके नाम पर ही उन्होंने रखा ये डाउन सिंड्रोम, क्योंकि उसका नाम था क्या, लैंगडॉन डाउन्स, जो 1866 में उन्होंने डिस्कवर किया कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। ब्रेन डेवलपमेंट, ये कुछ उसके सिम्टम्स है जिससे हम पता लगा सकते हैं। ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता, मतलब वो समझ ही नहीं पाता कि उसको कब भूख लग रहा है, कब उसको क्या करना चाहिए, वो बच्चा अपने आप को संभाल ही नहीं सकता, वो इतना डिजीज से इफेक्टेड होता है, ये इतना खतरनाक डिजीज होता है। ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता है, उसके बाद ब्रॉड फेस उसका बहुत बड़ा होता है, जैसे कि हमें पता है उसका सर पूरा का पूरा सर ही उसका बहुत बड़ा होता है। उसका हार्ट का डिजीज भी हो सकता है, या आगे चलकर मतलब अगर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है वो डाउन सिंड्रोम तो फिर उसको हार्ट का डिजीज होगा। उसके बाद स्किन जो है वो ब्लैक ब्लैक डॉट लाइक हो जाता है। ये सब डिजीज का ये सिम्टम्स है। ये क्यों होता है, कॉपी हो जाता है क्रोमोसोम नंबर 21 का। अब हम देखते हैं क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम। क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, सिंड्रोम दोनों को हम एक साथ देखते हैं, क्योंकि एक जो है ये क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम जो ये मेल को स्टेराइल बनाता है, और टर्नर सिंड्रोम जो है वो फीमेल को स्टेराइल बनाता है। मतलब एक मेल स्टेराइल होगा और एक फीमेल स्टेराइल होगा। स्टेराइल मीन्स जो कि अपना फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, जो अपना उसका मेनली ये सोच ले कि वो अपना बच्चा नहीं बना पाएगा, मतलब वो बच्चा नहीं पैदा कर पाएगा, बस इतना ही है। तो ये जो क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम है वो है आपका, जैसे आप किन्नर बोलते हैं, वो होता है क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम से। उसको डिजीज है, ऐसे उसको कोई चिढ़ाने वाला वो बात नहीं है, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि वो नेचर उसको डिजीज दिया है। उसको ये डिजीज होता है क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, जो कि फीमेल को स्टेराइल बनाता है। कोई कोई फीमेल भी ऐसी होती है जो प्रॉपर देखने में एज इट इज जो है वो नॉर्मल फीमेल की तरह रहेगी, लेकिन वो स्टेराइल होती, वो जो है अपना बेबी नहीं बना पाती है। तो इसी कारण से वो डिजीज है, उसमें भी उसका कोई गलती नहीं है। इसीलिए जेनेटिक डिजीज कैसे होता है वो हम देखते हैं कि अगर फीमेल जनरली जब फर्टिलाइजेशन होता है तो हम क्या देखते हैं, मेल का XY और फीमेल का XX क्रोमोसोम जो है वो एक क्रोमोसोम ही आता है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा फीमेल है तो एक X क्रोमोसोम जो है फीमेल से आएगा, उसके पास तो X ही है, और एक जो है फादर से Y क्रोमोसोम आएगा, तब जाके वो सन बनेगा। अगर डॉटर बन रही है तो एक X क्रोमोसोम फादर से आएगा, एक मदर से X क्रोमोसोम आएगा, तभी हो जाके डॉटर बनेगी। इसमें क्या होता है, दो X क्रोमोसोम, ये है फीमेल का पार्ट, ये है फीमेल का पार्ट जो पेरेंट फीमेल है, ये क्या है पेरेंट फीमेल,
और ये है पेरेंट मेल, ठीक है। तो पेरेंट फीमेल का जब 2 एक्स क्रोमोसोम और मेल अगर नॉर्मली पास कर रहा है, जैसे कि अगर मेल क्या कर रहा है, एक वाई क्रोमोसोम अपना एक्स क्रोमोसोम यहाँ दिया और फीमेल अपना दोनों एक्स क्रोमोसोम पास कर देती है। उसको करना एक था लेकिन वो डिसऑर्डर के कारण ही होता है। हालांकि अगर फीमेल का दोनों एक्स क्रोमोसोम और मेल का एक एक्स क्रोमोसोम अगर मिल जाता है तो वो ट्रिपल एक्स कंडीशन बनता है, ये भी एक डिजीज ही है। और जब 2 एक्स क्रोमोसोम और मेल का एक वाई क्रोमोसोम, मतलब ये पास तो एक करना चाहिए था लेकिन दोनों क्रोमोसोम पास कर दी, तो इस कंडीशन में जो डिजीज बनता है एक्स एक्स वाई कंडीशन में, मतलब वाई एक मेल जो है, मेल पेरेंट जो, वो तो वाई नॉर्मल ही कंडीशन में पास किया जैसे करना चाहिए था, लेकिन फीमेल क्या की दोनों एक्स क्रोमोसोम पास कर दी। तो इसीलिए जो ये वाला जो कंडीशन आता है इसको हम क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें मेल स्टेराइल हो जाता है, मेल के पास वो स्पर्मेटोजेनेसिस का पावर नहीं होता है कि वो स्पर्म फॉर्मेशन कर पाए, जिसके कारण वो नेक्स्ट जनरेशन नहीं बना पाता है। और अब हम देखेंगे अगर वो दोनों ही पास कर चुकी है अपना एक्स क्रोमोसोम, तो नेक्स्ट में क्या बचा, 0, कुछ नहीं है उसमें। तो ये जब मेल तो अपना नॉर्मल एक्स पास कर रहा है और ये जब फीमेल कुछ भी नहीं पास कर रही है, उस कंडीशन में टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। जब जिस फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम का पेयर नहीं होता, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम में क्या होता है, टोटल जो है 23 क्रोमोसोम में 22 पेयर तो ऑटोसोमल होता है, 21 पेयर जो होता है वो सेक्स लिंक्ड होता है। वो फीमेल के पास होना तो ये चाहिए, फीमेल के पास 22 पेयर ये और 1 पेयर ये होना चाहिए 23 पेयर में, लेकिन यहाँ क्या होता है, फीमेल के पास 22 पेयर तो नॉर्मल होता है, लेकिन ये वाला जो क्रोमोसोम है इसमें एक क्रोमोसोम एक्स की जगह 0 हो जाता है, मतलब सिंगल ही होता है। तो यहाँ एक क्रोमोसोम घटा। अगर हम बोले कि टर्नर सिंड्रोम में टोटल क्रोमोसोम है कितना, तो 22 पेयर और प्लस 1 पेयर नहीं है, ये सिर्फ 1 है। अगर इसको हम करें तो 44 क्रोमोसोम और प्लस 1 45 क्रोमोसोम टर्नर के केस में। और यही हम क्लाइंट-फिल्टर के केस में अगर देखें तो उसमें भी ऑटोसोमल तो नॉर्मल रहेगा, तो ये हो गया 22 पेयर का 44, ठीक है। और सेक्स लिंक्ड पे उसके पास क्या हुआ, होना तो 1 पेयर यही चाहिए था, इतना ही होना चाहिए था, लेकिन एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया, तो हो क्या गया, एक एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 1 तो और 2 और 1 3 क्रोमोसोम आ गया, जबकि नॉर्मल कंडीशन में कितना होना चाहिए था, 2 ही होना चाहिए था। तो कितना हो गया, 44 43 47 हो गया, ठीक है। तो ये होता है क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, टोटल कितना हो जाता है, इसमें एक घट जाता है, मतलब 46 नॉर्मल कंडीशन में होता है, इसमें 45 हो जाता है, और इसमें 46 होना चाहिए, मतलब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। तो इसमें मेल स्टेराइल हो जाता है, और इसमें फीमेल, ठीक है। ये क्लियर हो गया, यही है क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम। और आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो चुका है और इसमें कुछ है नहीं, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। जेनेटिक डिसऑर्डर कंप्लीट होता है, थैंक यू। अगर